नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पूरक पुस्तिका सनचैन का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है हरिहर काका। यह एक कहानी है जिसे मिथिलेश्वर जी ने लिखा है। यह कहानी मिथिलेश्वर जी के गांव की ही कहानी है। कहानी काफ़ी लंबी है, जिसको मैं सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस कहानी के जरिए पाठ में से आए हुए किसी भी प्रश्न का या पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से बोल और लिख सकेंगे। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कहानी लेखक यानी मिथिलेश्वर जी के गांव की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हरिहर काका हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से धर्म के नाम पर होने वाले अपराध, मनुष्यों में पनप रहे स्वार्थ और उनके लालची स्वभाव को उजागर किया है। लेखक हरिहर काका का बहुत सम्मान करते हैं। हरिहर काका उनके पड़ोसी हैं। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका लेखक से करते थे। लेखक की पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। काका लेखक से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, खूब बातें करते थे। लेकिन कुछ दिनों से काका ने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया। वे परेशान, उदास और दुखी थे। हरिहर काका की इस स्थिति का कारण जानने के लिए उनके गांव का परिचय देना आवश्यक है। गांव की कुल आबादी 2500-3000 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर बड़ा सा तालाब, मध्य स्थित बरगद का पेड़, पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी की स्थापना के संबंध में कहानी प्रचलित है कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। किसी के यहाँ बेटा हो, शादी हो, नौकरी मिले, कोई भी शुभ काम हो, लोग ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अच्छी फसल होने पर खेत का छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम लिख देते। लोगों के इसी विश्वास के परिणाम स्वरूप अब यह गांव की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। इसके नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है। इसकी देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। हरिहर काका का संयुक्त परिवार है। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं। काका की अपनी कोई संतान नहीं है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। काका अपने परिवार के साथ रहते हैं। काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। ये लोग खेती का काम करते हैं। काका के तीनों भाई खेती करते थे। काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय समय पर खाना दें। कुछ दिनों तक सबने सेवा की, लेकिन फिर वे अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और काका को बचा कुचा खाना दे देती। अगर कभी काका बीमार पड़ जाएं, तो इतने बड़े परिवार में उनकी खैरियत या सेवा करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह पुजारी और महंत को काका की इस स्थिति का पता चल गया। महंत उन्हें एकांत में प्यार से समझाने लगा कि पति पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थी हैं। तुम्हारे हिस्से में जब तक 15 बीघे खेत है, तब तक वे तुम्हारे साथी हैं। जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम अपना हिस्सा उन्हें नहीं दोगे, उस दिन वे तुम्हारे सारे संबंध तोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो और अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ। ऐसा करने से तुम स्वर्ग को जाओगे और मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महंत ने हरिहर काका के रहने और खाने पीने की व्यवस्था ठाकुरबाड़ी में ही कर दी। महंत ने उनकी सेवा के लिए 2 सेवकों का भी इंतजाम कर दिया। इधर शाम को जब काका के भाई घर लौटे, तब उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने पत्नियों को खूब बुरा भला कहा और काका को वापस लाने ठाकुरबाड़ी चल दी। भाइयों ने काका से माफी मांगी और समझा बुझाकर घर वापस ले आए। घर पहुंचते ही भाइयों की पत्नियों ने काका से माफी मांगी। उस दिन से वे सब काका की सेवा में लग गए। काका जो भी मांगते वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती।
गांव वाले भी हरिहर काका की घटना से अनजान नहीं थे। जितने मुंह उतनी बातें। गांव के लोग दो वर्गों में बढ़ चुके थे। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें, तो दूसरा वर्ग, जिसमें हरिहर जैसा आदमी और औरत पल रहे थे, इसके खिलाफ था। इधर हरिहर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे थे कि वे अपनी जमीन उनके नाम लिख दें। इस विषय पर काका ने मुझसे यानी लेखक से अकेले में बहुत देर तक बात की। आखिर में हमने निर्णय लिया कि जीते जी जमीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे, चाहे वह अपना भाई हो या महंत, क्योंकि गांव में अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद अपने बेटे या भाई के नाम लिख दी और अब उनकी हालत कुत्ते जैसी हो गई थी। अनपढ़ होते हुए भी काका ने परिस्थितियों को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वे जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। उनके भाइयों को भी समझा दिया, अपने भाइयों को भी समझा दिया कि मेरे मरने के बाद अपने आप ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, लिखवाने की क्या ज़रूरत। महंत ने काका की ज़मीन हथियाने के लिए ठाकुरबाड़ी के लोगों के साथ मिलकर काका के घर पर हमला कर उनका अपहरण कर लिया। एक और महंत कुछ सादे और लिखे हुए कागज़ों पर कागज़ के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर काका के भाई उन्हें ढूंढते हुए पुलिस जीप के साथ सुबह ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। पुलिस ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी लेने लगी। बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें एक बंद कमरे में काका बहुत बुरी दशा में मिले। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा बांध दिया गया था। काका ने पुलिस को महंत और ठाकुरबाड़ी के लोगों की सारी सच्चाई बताई कि कैसे उन लोगों ने जबरन कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। काका फिर अपने भाइयों के साथ रहने लगे। इस घटना के बाद काका के भाइयों ने भी उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जमीन उनके नाम कर दी जाए। काका के मना करने पर भाइयों ने भी महंत का रूप धारण कर लिया। उन्होंने हथियार लिए और काका को धमकाया कि कागजों पर अंगूठे के निशान लगा दें, अन्यथा वे उन्हें मार डालेंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब काका डरने वाले नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि भाई उन्हें मार दें तो भी ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन जीते जी किसी के नाम नहीं लिखेंगे। धमकाने पर भी जब काका नहीं माने तो भाइयों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। काका अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। भाइयों ने फौरन उनके मुंह में कपड़ा बांध दिया, लेकिन तब तक पड़ोस और गांव के लोग उनकी आवाज़ सुन चुके थे। महंत तुरंत पुलिस के साथ उनके घर आ गए। पुलिस के आते ही भाई और भतीजे भाग खड़े हुए। पुलिस ने काका को बहुत बुरी दशा में पाया। अगर पुलिस न पहुंचती तो शायद वे काका को जान से मार डालते। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा में राइफलधारी पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। हरिहर काका अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन काट रहे थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता और खिलाता है। काका ने मौन धारण कर लिया है। गांव में अब भी उनके बारे में ही चर्चाएं होती रहती हैं। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि समाज में जितने भी रिश्ते हैं वे स्वार्थ पर आधारित हैं। महंत ने हरिहर काका की आवभगत इसलिए की क्योंकि वह उनकी जमीन हड़पना चाहता था। हरिहर काका के भाइयों ने उनकी दोबारा इज्जत करनी शुरू कर दी, क्योंकि वे 15 बीघे जमीन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। गांव में ऐसे कई प्रकरण पहले भी हो चुके थे। धन दौलत के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ने लगते हैं। यह कहानी यह उक्ति सिद्ध करती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूँ इस कहानी के जरिए आपको यह समझ में आ गया होगा कि हरिहर काका के साथ क्या क्या हुआ। हरिहर काका ने अपनी ज़मीन महंत और अपने भाइयों के नाम क्यों नहीं की, और क्या हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा हमारी समाज में होना चाहिए, और अगर इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं तो क्यों होती हैं। क्या हम इतने लालची हो गए हैं कि हम अपने कर्म या अपने काम के जरिए अपने को संपन्न नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरों की दी हुई ज़मीन या प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं कि वसीयत के जरिए हम अपने भविष्य को बनाने की सोचते हैं। और इसी लालच के चलते जब हम अपने कर्म के बदौलत
हम अपने को संपन्न नहीं कर पाते तो हम कुछ ऐसा अपराध कर बैठते हैं जो समाज और कानून दोनों की नज़रों में अपराध है और बुरा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।